नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम। आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात आपके पेश नज़र है और मैं आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत। पनम द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की जानिब से आपकी मेज़बान आपको सुबह खैर कहती है। हकीम साहब, आपका वालेहाना इस्तकबाल है। सुबह खैर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़रा नवाज़ी। सलामत रहिए। आपका खूबसूरत सा कलाम सुनने के लिए नाज़रीन बेताब रहते हैं, लेकिन चूँकि एक रिवायत है कि एक छोटा सा किस्सा बयान किया जाता है, इस रिवायत को जारी रखते हुए एक किस्सा बयान करते हैं नाज़रीन कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने इखलास एक हजाम से सीखा। हुआ यूँ कि मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे। उस्ताद ने कहा कि जुनैद, बाल कटवा कर आना। पास में पैसे थे नहीं। मैं एक हजाम की दुकान पर पहुंचा और उनसे कहा, चचा अल्लाह के लिए मेरे बाल काट देंगे? हजाम ने जब मेरी ये बात सुनी तो कहा कि पैसों के लिए तो मैं रोज़ बाल काटता हूँ, अल्लाह के लिए आज कोई पहली बार आया है। जिस गाहक के वो बाल काट रहे थे उसे एक साइड पर बिठाया, हज़रत जुनैद बगदादी को बिठाया कुर्सी पर, उनके सर को बोसा दिया और बाल काटने शुरू किए। बाल काटते जाते थे और रोते जाते थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ज़िंदगी में कभी जब पैसे होंगे मेरे पास तो मैं उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा। वक्त गुजरता रहा। हज़रत जुनैद बगदादी जो है वो एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गए। एक दफ़ा उनसे मिलने गए, उस हजाम से मिलने गए, सारा वाक़या याद दिलाया और कुछ रकम पेश की तो हजाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जुनैद, इतने बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हो गए तुम और ये नहीं जानते कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है उसका सिला बंदों से नहीं लिया जाता। तो ये एक छोटा सा वाक़या है। अल्लाह ताला हम सबको इखलास की तौफीक दे कि जो भी हम काम करें, चाहे वो बड़ी नेकी हो, चाहे वो छोटी हो, आला हो, अदना हो, अल्लाह के लिए हो और उसमें नीयत के साथ साथ दिल का खुलूस ज़रूर शामिल हो। हम चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब। मुझे भी एक शेर याद आ गया। इरशाद। वो शमीम करानी बड़ा अच्छे शेर कहते थे, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ उनका। बिल्कुल। और आप भी वाकिफ हैं। वो शेर है ना, पहले मतलब सुन लीजिए तो शेर का मजा आएगा। वो शेर दूसरा है। बिल्कुल हकीम साहब, इरशाद। आदाब जुनू मांगे, आहा, आईने वफा मांगे, क्या कहने। क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। वाह। और वो इखलास का शेर अब आ रहा है और मतलब सुनकर शेर अच्छा लगता है, इसलिए मतलब सुनाया कि इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या। वाह वाह। इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या, तुम उसको सजा देना जो तुमसे जजा मांगे। क्या कहने हकीम साहब। मुकर्रर इरशाद। ये इखलास वाला शेर, दूसरा शेर जो है। इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या, वाह, तुम उसको सजा देना हाँ, जो तुमसे जजा मांगे। तो मेरे ख्याल से ये शेर यहाँ पढ़ने की जरूरत थी। बेशक। और फिर ये अदना सा मतलब, इरशाद। आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ। वाह। आज क्या गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ, आज साकी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। वाह वाह, क्या कहने। आज साकी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। क्या कहने हकीम साहब, सुभान आज क्या अल्लाह। गर्दिश अय्याम ज्यादा है कुछ, और आज कुछ खास ही तजलील हुई है अपनी। आज कुछ खास ही तजलील हुई है अपनी। आज तो लज्जते दुश्नाम ज्यादा है कुछ। वाह। आज तो लज्जते दुश्नाम ज्यादा है कुछ, और उनसे कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी। उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा। बहुत उम्दा हकीम साहब, मुकर्रर। उसने कुछ खास तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा है कुछ। उसकी महफिल में मेरा नाम ज्यादा है कुछ। बहुत लाजवाब। और शेर देखे, आज साकी की इनायत भी हुई है, लेकिन
آج ساقی کی عنایت بھی ہوئی ہے لیکن آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. بہت عمدہ. آج بوسیدہ میرا جام زیادہ ہے کچھ. اور مقطع کا شعر، دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن میرا بازار میں اب دام زیادہ. آہا، بہت خوبصورت مقطع مکرر حکیم صاحب، بہت خوبصورت. دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن، دور بکنے کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن میرا بازار میں اب دام زیادہ ہے کچھ. بہت خوب، بہت شکریہ. بہت عمدہ حکیم صاحب، لاجواب. آپ کہتے ہیں ادنا سا کلام اپنے عقیدت مندوں سے پوچھیے، اپنے چاہنے والوں سے پوچھیے کہ اس کلام کی قدر و قیمت کیا ہے. کرنل ورما صاحب موجود ہیں اور کرنل صاحب کے سامنے تم چپی سادھ لیتے ہیں. کرنل صاحب بہت کچھ کہتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں. جی کرنل صاحب، استقبال، فرمائیے. چلے تو میں بھی اپنا خیال سناؤں. ارشاد. دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل. دریا تو اتر گیا ہے، بہ گیا ہے پل. اس پار آنے جانے کے رستے نہیں رہے. سر اب بھی کٹتے ہیں نمازوں میں دوستوں، مگر افسوس کہ وہ سجدے نہیں رہے. بہت عمدہ، کیا کہنے. بہت بے شک. حکیم صاحب جو بولتے دام، یہ جو کون خریدے گا انہیں؟ ایسی کسی کی، کیونکہ ان کو یہ تو پہلے ہی سے بک چکے ہیں کروڑوں میں. اب اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اربوں میں، جو کوئی بے شمار انمول ہے، واقعی انمول ہے. قدرت کا انمول تحفہ ہے، انمول عطیہ ہے حکیم صاحب. جی، صورت سے نہیں ملتی تیری صورت، جہاں میں ہم تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. آہا، کیا کہنے کرنل صاحب، آپ کے ذوق کو بھی سلام. ایک بات پوچھنا چاہیے کہ وہ 3 لیٹر جو آپ نے بتایا تھا آملے کا جوس نکال کر اس میں لوہا بھسم، وہ پوری طرح سن نہیں پایا تھا، لائٹ چلی گئی تھی. کچھ تھا فولاد، یعنی لوہا بھسم ہندی میں کہتے ہیں. اس کو ہم 50 سے 100 گرام خریدے اور 5 لیٹر کے قریب یہ آملے کا رس، اور آملے کا رس کو اسے رگڑ کے ہم اس کو خشک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کافی وقت لگتا ہے، 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. میں تو جب بناتا تھا، جب یہ مشینیں نہیں تھیں، تو یہ خشک ہوتا جاتا ہے، گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور کالا ہوتا جاتا ہے. اور اسے اتنا رگڑیں کہ یہ گاڑھا ہو جائے. اس میں رس ڈالتے رہتے ہیں، گاڑھا ہوتا رہتا ہے. ایک ساتھ رس نہ نکالیں نہیں تو خراب ہو جائے گا. اور پھر لاسٹ میں اس میں 5 گرام سے 10 گرام تک تانبا بھسم ملا دیتے ہیں اور رگڑ کے یہ تقریباً 300 گرام سے 500 گرام تک ایک لیکوڈ جو گاڑھا ہو کر سوکھ جاتا ہے. پھر اس کی گولیاں بناتے ہیں، ویسے مٹر کے دانہ کے برابر یا اس سے ذرا سی بڑی، کابلی چنے کے برابر. اچھا، اس کو ہضم کرنا ہے، اسے بڑے گھی دودھ سے کھاتے ہیں. اور یہ شباب آور ہے. اس سے ایک تو چہرے کا رنگ ایک دم کھل جاتا ہے اور خون خوب بنتا ہے، جسم میں نئی توانائی، طاقت آ جاتی ہے. لیکن یہ بہت مشکل ہے. آپ تو خیر بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگ نہیں بنا سکتے. اور اگر بالوں کے لیے بہت اچھا ہے، چہرے کی رنگت کے لیے، پرکشش اور پرشباب لگنے کے لیے بہت اچھا ہے. میں نے خود بنا کر کبھی، ابھی تو نہیں، 20 سال پہلے تقریباً یا 25 سال پہلے بنایا تھا. جب میں نے اسے استعمال کیا تو گنے کے رس سے استعمال کیا میں نے. تو جب میری بہن مجھے ملی تو ایک دم چونک گئی. ایک تو میرا رنگ ذرا جھلسا رہتا تھا، دھوپ میں، پریشانیوں میں، بہت تکلیف میں تھا.
जब मैंने वो खाया तो मेरा रंग इतना साफ हो गया कि वो मुताज्जिब हो गई, यानी उनको ताज्जुब हो गया कि ऐसा रंग क्या खा रहा है तू। तो मैंने कहा तुम भी खा लो, मैंने काफी सारी गोलियां बना रखी थी, उन्हें भी दी तो उनका भी रंग बहुत साफ हो गया। दयावती जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दयावती जी, हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। बताइए क्या कहना चाह रही हैं? हाँ मैं आपको देखती हूँ, सुनती हूँ, बहुत समझती हूँ और बहुत भी सीखना भी सकती हूँ, लेकिन आप जितना मैं सीख नहीं पाती। नहीं, आप जो कुछ जानती हैं वो काफी से बहुत ज्यादा है अपना। जी हकीम साहब एक बार फिर रौनक अफरोज है। इस्तकबाल हकीम साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका। देखिए दयावती जी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दयावती जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। जी भाई साहब खुश रहो, अच्छे से रहो, आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रही और सबका बहुत भला कर रहे हो आप बैठ के। और भाई साहब नुस्खे तो छोटे छोटे हैं पर बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं, अच्छा सबको ठीक हो रहा है। और ये गोश्त खा के भाई साहब ठीक हो गए, पर थोड़ा सा काम करने से, वजन उठाने से फिर दर्द हो जाए तो वजन नहीं उठाए, क्या काम नहीं करे वजन का? ठीक। हाँ देखिए, ये जो रोग होता है ये कोई झटका लगने से, वजन उठाने से ही होता है। जो कमर में दर्द या टांगों में दर्द आता है, घुटनों में, तो फिर उसकी एहतियात करें और बहुत ज्यादा वजन ना उठाएं। पूरे ठीक होने के बाद थोड़ा थोड़ा काम किया करें। और ये जिस उम्र के लोगों को होता है वो उम्र ऐसी है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हम जवान नहीं रहे, और जवान नहीं रहे तो हम वैसा काम नहीं कर सकते जो जवानी में जितनी मेहनत और मशक्कत करते थे। तो उससे आधी मेहनत कर ले, उससे आधी से भी कम मेहनत करें, तब आप अच्छे हो सकते हैं। जी मुसरत फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए बहन। मेरा ये सवाल है कि मेरे जो है कभी कभी उल्टी आ जाती है रात में सोते वक्त, तो वो ऐसा होता है कभी 2 बजे के करीब, 3 बजे के करीब, तो उसके लिए क्या करना चाहिए इस हिसाब से मालूम करना है। और एक वो 6 चीजों का जो बहन कसूर बनाया था, 6 चीजों का, हाँ हकीम साहब ने बताया था, माशाल्लाह उससे मेरे बेटे को बहुत आराम हुआ है। बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने आराम कर दिया मेरे बेटे को, जो सफर करते थे और बहुत मुश्किल होती थी उनके लिए। तो ये 6 चीजों का सपोर्ट, सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीजें कूट के मैंने बना के दिया, तो माशाल्लाह बहुत फर्क है। अल्लाह का शुक्र है, आप सबके शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह। आप बहुत अच्छी अच्छी दवाएं बताते हैं, सब नोट करती हूँ मैं, मैंने एक डायरी बना रखी है। और अभी पूछना है कि अगर अचानक से उल्टी लग जाए या रात में दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो इसके लिए हकीम साहब से मालूम करना है क्या करना चाहिए। जी हकीम साहब क्या करें? अच्छा देखिए, ये अगर रोज रोज की उल्टी आती है तो ये आपका जो 6 चीजों का पाउडर है, बल्कि 7 चीजों का, इसमें नमक जैतून भी इस्तेमाल करते हैं, 1 चुटकी, तो ये आप ले लिया करें रोज कम से कम 1 खुराक। तो ये उल्टी का जो दस्तूर है ये खत्म हो सकता है। और कभी दस्त आ जाए तो अगर कुछ भी ना हो आपके पास, रात का वक्त है, कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, हालांकि ये सारी दवाएं रखनी चाहिए, उल्टी की, चक्करों की, दर्द की, ये सब अपने घर में रखनी चाहिए। मैं तो रखता हूँ एलोपैथिक दवाएं। लेकिन अगर कभी इत्तेफाक ऐसा हो कुछ भी ना हो तो चाय की पत्ती तो होती है अपने घर में, 1 चम्मच चाय की पत्ती पानी के साथ आप निगल लें, खा लें, पत्ती खाएं और पानी पी लें, तो ये उस वक्त के दस्त वगैरह को फौरी तौर पर रोक सकता है। फिर जब उजाला हो जाए तो आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं। जी फातिमा साहबा बताएं, क्या सवाल है आपका?
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। आपसे बताए हुए बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किए, हमारे घर में बहुत से लोगों को फायदा हुआ। अब हमारे एक बाजू नेबर्स है, उनके घर 6 महीने से वो लड़की 40 इयर्स की है, हमेशा मुंह पका रहता है। नमक जैतून इस्तेमाल कर रही है 1 महीने से, कुछ मिर्ची नहीं खा सकती है कैंसर। और एक लड़की है 15 साल की, ये 6 महीने से वो कंटिन्यू चुना या हल में जो लिखते हैं तख्ती पे वो खाना शुरू करती है। और तीसरा सवाल, हमेशा सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब। देखिए, जो लोग भी चूना या खरिया या चौक खाते हैं उनमें कैल्शियम की कमी होती है, तो उनका कैल्शियम देना शुरू कर दें। ये कैल्शियम आते हैं, एलोपैथ में भी आते हैं और यूनानी में भी आते हैं। यूनानी में तो कैल्शियम कहते हैं चूने को। तो चूना जो पान पे लगाता है वो एक चावल की बराबर दूध में मिलाकर पिला दिया करें और तीसरे दिन, तो उसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। और हमेशा सेहतमंद रहने के लिए एक तो शुक्रगुजार दिल हो, अल्लाह का बहुत शुक्र किया करें और इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और कुछ भी आप ग़िज़ा खाएं, चाहे कैसी भी ग़िज़ा आपको दस्तयाब हो, उसके बाद 1 चम्मच सौंफ खा लिया करें। ये एक बेहतरीन अमल है और था जो हम लोग भूल गए हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर लिया करें। और जिनके मुंह में छाले हैं उनको गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम नारियल पानी के साथ दें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, कभी कभी माशाअल्लाह आपकी याददाश्त पे भी रश्क आता है, और अल्लाह ताला इसमें मज़ीद इजाफ़ा करे और इसी तरह बरकरार रहे सेहत व सलामती आपकी। बगदाद में एक शख्स थे, उनके बारे में मशहूर था कि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, कुछ भी भूलते नहीं है। तो इब्लीस जो है वो इंसान के साथ साथ अज़ली दुश्मन ने लगा रहता है। उसने कहा इनका इम्तिहान लेना चाहिए। शैतान पहुंचा उनके पास और कहा कि भाई सुना है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि हाँ भाई अल्लाह का फजल है। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं सताऊँगा, और अगर मैं जीता तो फिर तुम्हारे साथ साथ मैं इसी तरह शरपसंदी करता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। शैतान ने पूछा अंडे खाते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। शैतान ये कह सुनकर गायब हो गया। 40 साल के बाद अचानक उनके सामने आया और पूछा कैसे? उन्होंने जवाब दिया अमूमन उबले हुए। शैतान ने एक चीख मारी और वो गायब हो गया। तो ये तो एक छोटा सा वाक़या है। आप अपनी याददाश्त को मजबूत रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर कई सवालात होते हैं और आपको याद रहते हैं। मैं कभी कभी बताने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे महसूस होता है कि आपको मालूम है। तो याददाश्त को मजबूत रखने के लिए क्या खुराक के साथ साथ किसी ज़हनी वर्जिश की भी ज़रूरत होती है हकीम साहब? हाँ यकीनन। देखिए, जब भी हम करते हैं, हमारा जिस्म हो या दिमाग हो, इसकी वर्जिश बहुत ज़रूरी है और खुराक भी ज़रूरी है। लोग ये समझते हैं कि अच्छी खुराक खाने से हमारी जिस्म बनता है, लेकिन असल में जो वर्जिश है, वर्जिश करने से जिस्म बनता है। खुराक इसलिए कि वर्जिश की है तो तवानाई जिस्म में कम ना हो, इसलिए खुराक ली जाती है। वरना आप जिस हिस्से को भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे दिमाग का हिस्सा हो या जिस्म का, तो वो फर्क होता है। दिमाग की वर्जिश है पढ़ना लिखना, और जितना भी हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो उससे दिमाग बनता है। फिर ग़िज़ाएँ ले लेते हैं ऐसे, जैसे बादाम का तेल लेना 1-2 चम्मच रोज़ाना, तो इससे जो मेहनत हुई है उससे अगर कुछ तवानाई कम हो तो ये उसको तवानाई दे देती है। लेकिन जिस चीज़ में भी आदमी मेहनत करता है, किसी भी चीज़ में, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। मेरी याददाश्त अब इतनी अच्छी नहीं रही,
اور آدمی کو بوجھ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بغیر تکلیف دیے میں سوالات کے جوابات دے دوں. یہ تو میرا فرض ہے یقین صاحب. ایک بات اور بتائیے، یادداشت کے لیے یا دماغ کی صحت مندی کے لیے اچھی نیند کا، بھرپور نیند کا ہونا لینا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل نیند پوری کہاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سچ ہے. دیکھیے یہ نیند کا معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ایک بڑا کمزوری کا معاملہ ہے کہ انسانوں کو اونگ آتی ہے، یعنی نیند آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ میں اور ہم سب مخلوق میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، وہ کبھی سوتا نہیں. تو یہ انسان کی ایسی بڑی کمزوری ہے کہ اگر نیند ہو تو یہ بالکل سچ بات ہے کہ پھانسی کے پھندے پر بھی آدمی کو نیند آ جائے گی. ہر انسان کا ایک 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے سونا لازم ہے. اگر اس سے کم سوئے گا تو دماغ پر اثر پڑتا ہے، اور یہ بہت کمزوری بھی ہے انسان کی، اور اللہ کی نعمت بھی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے تمام تکالیف بھول جاتا ہے. اور جسم کی نیند، ہم جب سوتے ہیں رات کو تو آپ کو شاید پتا ہو کہ ہمارے جسم میں پورے دن میں جو ہم مصروف رہتے ہیں تو ہمارے دماغ سے لے کر جسم تک بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور وہ سیلز ہمارے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں جن کو ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھی بہترین غذا اور مزید نیند جب ہمیں آتی ہے تو ہمارے جسم کی کہ یہ سیلز کی ریپیئر ہوتی ہے اور یہ پھر سے کام کرنے لائق ہو جاتے ہیں. تو ان سیلز کی ریپیئر کے لیے سونا اور کھانا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک نظام ہے، اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل یقین صاحب، اس نظام کو ہی تو ہم نے فراموش کر دیا ہے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. بیچارے غالب یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ سوال آج بھی جوں کا توں کھڑا ہے. خاص طور پر جو نئی نسل ہے، نوجوان ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ پوری رات جاگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں. نہ جانے کیا لوگوں نے بنا رکھی ہے روٹین. تو قدرت کے نظام سے بغاوت کرنے کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ رد عمل ہے وہ بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے. حسنہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. میں حسین صاحب سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو اسٹنٹ ڈلا ہے، 3 اسٹنٹ ان کو ڈلا ہوا ہے، ڈاکٹر نے ایک اور ڈالنے بولا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ نمک زیتون اور سوڈا ان کو کب سے دینا چاہیے. ابھی ان کو آج میرے خیال میں قریب 18-19 دن ہو گئے ہیں، اور نمک زیتون اور سوڈا دینے سے اسٹنٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور دوسری بات، ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہ رہے کہ یہ ایکسرسائز کرتے تھے، شروع سے کرتے ہوئے آئے تھے، ڈنڈ بیٹھک وغیرہ کرتے تھے، تو ان کو ایکسرسائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا کتنے دن کے بعد شروع کرنا چاہیے؟ مگر یہ نمک اور سوڈا کب سے دیں اور اس سے کوئی افیکٹ تو نہیں ہوگا؟ یہ چیز ضروری ہے ہمیں جاننا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے، ایکسرسائز کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ 50 سال کے ہیں تو اب ڈنڈ بیٹھک مارنا اچھا نہیں ہے. اس سے ہمارے ہڈیوں کے تغیر درد میں مبتلا کر سکتا ہے. تو 50 سال یا اس سے زیادہ کے لوگوں کو واکنگ کرنی چاہیے، یعنی چہل قدمی کرنی چاہیے. یہ دنیا کی ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس سے ہمارے پورے جسم کا نظام چلتا ہے. اور تو یہ ایکسرسائز کیا کریں، یعنی پیدل چلا کریں. اور دیکھیے، میں جو بھی نسخہ بتاتا ہوں وہ بہت زیادہ مجرب ہوتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں تک یہ فائدہ پہنچا کر آپ تک پہنچتا ہے. تو یہ نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا آپ بے خوف و خطر لے سکتے ہیں. یہ مزید اس کو بلاکیج جو ہیں ان کو کھول سکتا ہے، اور پھر سے یہ حالت، یہ نوبت نہیں آنے دیتا جو ہارٹ بلاکیج کی آتی ہے. خون کے گاڑھا ہونے سے ہمارے دل کی نالیوں میں چربی جمنے سے یہ حالت ہوتی ہے، اور جو بھی اسٹنٹ ڈلواتے ہیں ان کو پھر 2-4 سال بعد
वही परेशानी दोबारा से लाक होती है। ये उस परेशानी से आपको महफूज रखता है। जी, 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। नाहिद साहबा पहले आपसे मुखातिब हैं, सुधा जी आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा इंतजार, चूँकि आप बाद में आई हैं। पहले नाहिद साहबा का सवाल ले रहे हैं। जी नाहिद साहबा, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे घुटनों में दर्द होता है। जी हमारे घुटनों में दर्द होता है, घुटनों की हड्डी घिस गई है और उसी की दवा गोंद काला गोंद खा रहे हैं। ठीक जी हकीम साहब, क्या असर हुआ, कब से खा रहे हैं? जी और वो दर्द अब ठीक है थोड़ी सी, लेकिन जो है अभी कमी है थोड़ी सी। जी और जो पथरी है, जैसे घुटने में पथरी तो खा सकते। आपको कितने दिन हो गए ये दवा खाते हुए? जी हमको 15-20 दिन हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा नाहिद, यकीन करें कि घुटने की हड्डी कभी नहीं घिसती मेरे तजर्बे के मुताबिक, और कभी लुआब ख़त्म नहीं होता, और जितनी भी बातें करते हैं लोग, ये मेरे नज़दीक सब झूठ है, बेईमानी है, धोखा है। वरना 15-20 दिन में आपको फ़ायदा नहीं होता। अगर घिस गई तो घिस गई, उसका क्या कर सकता है आदमी, लेकिन मेरे नज़दीक कभी नहीं घिसती। और जब आप ये नुस्खा 3 महीने खा लेंगे तो आप भी यही बात कहने लगेंगे, और यकीनन कहना लोगों से जब आप अच्छे हो जाएं कि घुटने की हड्डी कभी नहीं घिसती, और इसकी ये गोंद से ऐसे इसको अल्लाह फ़ायदा दे देता है। और जब आप ठीक हो जाएं तो लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाना, ताकि लोग बड़ी तकलीफ से बच जाएं। बहुत तकलीफ है हॉस्पिटल्स में, ये सब बातें करके ऑपरेशन कर देते हैं, बड़ा नुकसान होता है। थोड़े से इस बारे में मोहतात रहें लोग। ऑपरेशन से पहले ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और भी कुछ सवाल था इनका? यही एक सवाल हम तक पहुंचा, चूँकि उन्होंने अपने फ़ोन टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है बढ़ा रखा था, आवाज़ की इको से समझ में नहीं आया, वो और कुछ कहना चाह रही थी। बहरहाल सुधा जी से मुखातिब है। जी सुधा जी, खैर मक़दम है आपका। मेरी प्यारी बेटी, अस्सलाम वालेकुम। हवाले मसीहा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आपकी दिन बहुत अच्छी लगे। मतलब दिल्ली का मकसद हर शे को ले जाना है। आप है, मुझे रतन है। आपकी आवाज़ शाराना अंदाज सबकी जुबान पर है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आज तक हमने तो कोई ऐसा शायर देखा नहीं। अगर किसी ने देखा हो तो हमें बताइएगा जरूर। कल मेरे 2 सवाल भी हैं और कुछ कहना भी चाहूँगी। और एक बात और पहले कह दूँ, आपकी शायरी सुनाने से पहले, कि आप एक प्रोग्राम के साथ और कीजिएगा। मज़ा नहीं आता जब तक 2 बार आपकी शायरी आपकी दीवार से ना सुन लो। हिंदी चैनल पे तो कोई आप सुनाते नहीं हो, और वो अंदाज भी नहीं रहेगा। जिस वक्त में अंदाज है आपकी वाह वाह करने का, वो तो माशाअल्लाह किसी में है ही नहीं, और तारीफ काबिल है। मैं तो इनको देखती रहती हूँ किस तरीके से आपकी तारीफ करती है। हमें तो आपकी तारीफ करना भी नहीं आता, सच में हम क्या करें। उस पर जैसे सोचती है कि शब्द सीख लो, लेकिन नाकाम है हम तो। ऐसा कुछ नहीं है सुधा जी। जी फरमाइए। आपसे वो अशार सुनने से जो हमें लुत्फ मिलता है वो आपको भी नहीं पता। लुत्फ जो है वो दोबाला हो जाता है। जी बताइए, सुनाइए अशार हकीम साहब के। आज क्या गर्दिश आयाम ज्यादा है कुछ, आज क्या गर्दिश आयाम ज्यादा है कुछ, आज साखी से मिला जाम ज्यादा है कुछ। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।